नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। श्रीलंका संकट पर मोदी सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानिए किन सवालों पर होगी चर्चा। लुलु मॉल विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है। लखनऊ के अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश। सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अग्निवीर बना रहे या जाति वीर। पीडब्ल्यूडी तबादलों में धांधली, मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल पांडे पर गिरी गाज। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को आज लग सकता है बड़ा झटका, 19 में से 12 सांसद शिंदे खेमे में हो सकते हैं शामिल। और अब खबरों पर बात विस्तार से। श्रीलंका में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। देश में इमरजेंसी के बीच आर्थिक संकट और सियासी संकट बरकरार है। पड़ोसी देश में जारी खराब हालात को लेकर भारत सरकार की भी नजर बनी हुई है। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी पार्टियों के नेताओं को श्रीलंका संकट को लेकर जानकारी देंगे। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकटों को लेकर केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक आज शाम 5 बजे से होगी। बैठक में श्रीलंका के हालातों को लेकर चर्चा की जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को सर्वदलीय बैठक को लेकर घोषणा की थी। तमिलनाडु की पार्टियों की ओर से संकट में हस्तक्षेप करने की अपील के बाद सरकार ने आज शाम श्रीलंका में उथल पुथल को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में श्रीलंका में जारी आर्थिक और राजनीतिक संकट से जुड़े तथ्यों को लेकर जानकारी दी जाएगी। तमिलनाडु की पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके ने मांग की थी कि भारत को पड़ोसी देश के संकट में हस्तक्षेप करना चाहिए, जो 7 दशकों में सबसे खराब आर्थिक आपातकाल का सामना कर रहा है। हालांकि अलग अलग चैनलों के माध्यम से भारत सरकार कई बार सहायता भेज चुकी है। भारत ने श्रीलंका को आश्वासन दिया है कि वह देश में लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का समर्थन करना जारी रखेगा। गौरतलब है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच पिछले हफ्ते बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए थे। उनके राष्ट्रपति पद से हटने के बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को संकटग्रस्त देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। श्रीलंका में इमरजेंसी के बीच देश की संसद बुधवार को नए राष्ट्रपति का चुनाव भी करेगी। श्रीलंका में भोजन, ईंधन और दवाओं की भारी किल्लत है। महंगाई चरम पर है और कई परिवारों में भुखमरी की स्थिति है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह छोटी घटनाओं को लेकर भी सतर्क रहें और लापरवाही न बरतें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विशेष बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को इस बाबत सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि एक नए मॉल को राजनीति का अड्डा बना दिया गया है, उसके नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं और बेमतलब की बयानबाजी हो रही है। इस मामले को लखनऊ प्रशासन गंभीरता से ले। और इसके अलावा सीएम ने बैठक में कन्नौज में हुई हिंसक घटना का जिक्र करते हुए कहा, इस मामले में अधिकारियों ने लापरवाही की, जिसे स्वीकारा नहीं जाएगा। दरअसल सोमवार को सीएम योगी ने मंडल, रेंज, जोन और जनपद में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और इसमें उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था के साथ ही कांवड़ यात्रा के सुगम व शांतिपूर्ण आयोजन, स्वतंत्रता सप्ताह के सफल आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। 10 जुलाई को खुला लुलु मॉल उस समय विवाद का केंद्र बन गया था, जब मॉल के अंदर कुछ अज्ञात लोगों को नमाज पढ़ते हुए कैमरे में कैद किया गया था। इसके जवाब में दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने मॉल के अंदर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी दे डाली थी। मॉल में नारे लगाने के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मॉल और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक हिंदू नेता शिशिर चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि लुलु मॉल मुस्लिम युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देकर और केवल हिंदू लड़कियों को रोजगार देकर लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। और आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा किया है कि भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। आप नेता ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते?
भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? वहीं संजय सिंह ने आरोप पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि विपक्ष को मोदी विरोध की आदत पड़ गई है। उन्होंने कहा कि मोदी विरोध के मॉडल पर कब तक चलेंगे। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, कई नेताओं के ट्वीट से पता चलता है कि वो भी आपका मॉड्यूल ही शोर करना है। वो काम करने के वादे पर चुनकर आते हैं लेकिन काम नहीं करते। संजय सिंह ने ट्वीट में जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसके मुताबिक अभ्यर्थी द्वारा जाति और धर्म का प्रमाण पत्र मांगा गया। गौरतलब है कि जून महीने में भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित अग्निपथ योजना लाई गई है और यह ऐसी योजना है जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में कहा जाएगा। 4 साल की अवधि पूरी होने पर यह अग्निवीर एक अनुशासित, गतिशील, प्रेरित और कुशल श्रम शक्ति के रूप में अन्य क्षेत्रों में रोजगार पाने के उद्देश्य से अपनी पसंद के पेशे में अपना करियर बनाने हेतु समाज में वापस लौटेंगे। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों और अफसरों के तबादले में हुई धांधली की पहली गाज विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद के विशेष कार्य अधिकारी अनिल कुमार पांडे पर गिरी है। इन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए भारत सरकार को वापस करने का आदेश शासन ने जारी कर दिया है। शासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अवर सचिव CSS अनिल कुमार पांडे को दिनांक 9 मई 2022 को राज्य सरकार के अंतर्गत लोक निर्माण में विशेष कार्यकारी के पद पर तैनात किया गया था। इनके विरुद्ध स्थानांतरण मामले में गंभीर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री योगी ने 12 जुलाई को 3 सदस्यीय एक टीम गठित की थी, जिसमें APC मनोज सिंह, ACS गन्ना और आबकारी संजय भूस रेड्डी और ACS नियुक्ति और कृषि देवेश चतुर्वेदी शामिल थे। मुख्यमंत्री द्वारा गठित टीम की जांच में अनिल पांडे दोषी पाए गए, जिस पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए अनिल पांडे को तत्काल प्रभाव से भारत सरकार वापस भेज दिया और उनके खिलाफ सतर्कता, जांच और अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित किए जाने की संस्तुति की है। सूत्रों की माने तो अनिल पांडे उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के बेहद करीबी थे। केंद्र में मंत्री रहने के दौरान भी अनिल पांडे जितिन प्रसाद के साथ ही रहे। अनिल पांडे को जितिन प्रसाद के विशेष अनुरोध पर ही यहां लाया गया था। इसके पहले सचिवालय सेवा के मुक्तिनाथ झा को जितिन प्रसाद के निजी सचिव के रूप में तैनाती दी गई थी, लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के निजी सचिव रहने के दौरान चर्चित रहे झा को यहां से हटा दिया गया था। और महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों द्वारा विद्रोह के लगभग 1 महीने बाद शिवसेना के कई सांसद भी पक्ष बदलने के लिए तैयार हैं। शिवसेना सांसदों और शिंदे खेमे के सूत्रों ने पुष्टि की है कि मंगलवार को लोकसभा में शिवसेना के 19 सांसद में से कम अलग समूह बनाने की संभावना जरूर है और एक शीर्ष सूत्र ने पुष्टि की कि संसद इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को एक औपचारिक पत्र सौंपेंगे। और इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे आज मंगलवार को दिल्ली जाने वाले हैं और उन सांसदों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना के लगभग 12 सांसदों ने सोमवार को मुंबई में सीएम शिंदे द्वारा आयोजित एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया, जिसके दौरान लोकसभा में एक अलग समूह बनाने का निर्णय लिया गया और एक सूत्र ने कहा कि समूह बनाने और राहुल शेवाले को अपना नेता बनाने का निर्णय लिया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सीएम शिंदे और सांसदों के साथ बैठक होगी और फिर मंगलवार दोपहर दिल्ली में इस संबंध में एक आधिकारिक घोषणा की जाएगी। शिवसेना के 3 सांसद श्रीकांत शिंदे जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, भावना गवली जो ईडी की जांच के दायरे में थी और जिन्हें इस महीने की शुरुआत में शिवसेना संसदीय दल के मुख्य सचेतक के रूप में हटा दिया गया था, और पुणे के सांसद संजय मांडलिक पहले ही शिंदे के प्रति अपना झुकाव रखते हैं। एक सूत्र ने बताया कि गवली को समूह का मुख्य सचेतक बनाया जाएगा, जबकि मुंबई के सांसद शेवाले को इसका नेता बनाया जाएगा। 2 हफ्ते पहले शिवसेना ने गवली को पार्टी के विहिप के पद से हटा दिया था, क्योंकि उसे इस बार सांसदों के बीच विद्रोह के अगले दौर की आशंका थी। और इस बीच 12 सांसदों के एक अलग समूह बनाने के दावे को खारिज करते हुए शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, लोकसभा में शिवसेना पार्टी एकजुट है और अगर कोई अलग समूह के साथ बैठक कर रहा है तो कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी के साथ हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। श्रीलंका संकट पर मोदी सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानिए किन सवालों पर होगी चर्चा। लुलु मॉल विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है। लखनऊ के अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश। सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अग्निवीर बना रहे या जातिवीर। पीडब्ल्यूडी तबादलों में धांधली, मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल पांडे पर गिरी गाज।
और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को आज लग सकता है बड़ा झटका। 19 में से 12 सांसद शिंदे खेमे में हो सकते हैं शामिल। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की और खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेताओं में जुबानी जंग जारी है। बीते सप्ताह प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत और भुवन कापड़ी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने हरिद्वार स्थित जयाराम आश्रम में प्रेस वार्ता की थी और सोमवार को पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार के राधा कृष्ण धाम आश्रम में प्रेस वार्ता की और कांग्रेस नेताओं की उस प्रेस वार्ता पर सवाल उठाए। हरीश रावत ने कहा कि जयराम आश्रम में जुटने वाले कांग्रेस नेताओं में बहुत सारे ऐसे चेहरे भी शामिल थे जो 4 साल और 11 महीने तो कांग्रेस के साथ रहते हैं और चुनाव में 1 महीने कांग्रेस उम्मीदवार को हराने का काम करते हैं। ऐसे चेहरे कांग्रेस के बड़े नेताओं के पीछे खड़े होते हैं तो बड़े नेताओं को इसकी चिंता करनी चाहिए। हरीश रावत ने कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत पर भी पलटवार किया और रावत ने तंज कसा कि हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने का दुख है और उन्होंने हरिद्वार में भी ये बयान दिया था। उनका ये बयान उन्हें ही नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ पहुंचा रहा है, जबकि उन्हें लगा था कि हरक सिंह बीजेपी को लात मारकर कांग्रेस में आए हैं। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत पहले कांग्रेस को मजबूत करें, फिर हरीश रावत उन्हें अपना बड़ा दिल जरूर दिखाएंगे। वहीं कुछ दिन पहले हरक सिंह और महाराष्ट्र के राज्यपाल की मुलाकात पर सवाल खड़े करते हुए हरीश रावत ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या में भगत सिंह काशियारी का भी हाथ है और पूरी कांग्रेस यही राय है। यदि कांग्रेस का कोई नेता उनसे मिलता है तो ये बड़े दुख की बात है। इनके साथ ही हरीश रावत ने कांवड़ मेले की व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने तंज किया कि 4 करोड़ कांवड़ियों के लिए 150 टॉयलेट बनाने की बात सरकार कर रही है, जबकि इतने टॉयलेट तो 400 बारातियों के लिए भी नाकाफी हैं। 4 धाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं से राज्य के मुख्यमंत्री को सबक लेते हुए कांवड़ मेले की व्यवस्था करनी चाहिए। और राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की बर्बरतापूर्वक हत्या के बाद धमकियां मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिली है। बीजेपी सांसद के दिल्ली स्थित आवास पर दिल्ली कादिर अली राजस्थानी नाम के शख्स ने एक पत्र भेजकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी दी है। इस लेटर के साथ अखबार की कटिंग भी भेजी है
साथ ही आपको बता दें कि इस लेटर के साथ जो अखबार की कटिंग भेजी गई जिसमें किरोड़ी लाल ने कन्हैया लाल के परिवार को 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की थी। इस महीने को लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ी ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इस लेटर को लिखकर धमकी देने वाले शख्स ने लेटर में लिखा है कि जो हमारे पैगंबरों की गुस्ताखी करेगा उसका कन्हैया लाल जैसा ही हाल होगा। जो गुस्ताखी करने वालों की मदद करेगा वह बड़ा नेता ही क्यों ना हो, उसको हम सबक सिखा देंगे। इसलिए अभी किरोड़ी लाल तेरा नंबर है, क्योंकि तू बड़ा हिंदुवादी नेता और हिंदुओं का पैरोकार समझकर हम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। कुछ दिन पहले ही तूने उदयपुर जाकर अपनी सैलरी के रुपए कन्हैया लाल के परिवार को देकर गुस्ताखी करने वालों की मदद की है। यह तूने बड़ी गुस्ताखी की है। हम मुसलमानों को कट्टर तालिबानी कहा है, इसलिए अब तेरा नंबर लेना ही पड़ेगा। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पत्र मिलने के बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय व राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि मेरे AB 4 पांडारा रोड दिल्ली आवास पर मुझे धमकी भरा पत्र डाक से भिजवाया गया है। कुछ दिन पहले मैं कन्हैया लाल से मिलने उदयपुर गया था, जहां मैंने 1 महीने का वेतन पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की थी। यह खबर मीडिया में प्रकाशित हुई थी। जिस व्यक्ति ने मुझे धमकी भरा पत्र भेजा है उसने अखबार की कटिंग के साथ भिजवाया है। मेरा निवेदन है कि धमकी भरे पत्र की जांच करवाकर कार्रवाई करने का कष्ट करें। किरोड़ी लाल मीणा ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए धमकी भरे पत्र और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे पत्र को भी साझा किया है। इसके साथ ही ट्विटर पर लिखा है कि मैं इस प्रकार की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं लगातार जिहादियों और इन्हें संरक्षण देने वाले राजनीतिक शक्तियों की पोल खोलता रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। दिल्ली सरकार ने भविष्य में पेशेवर टैक्सी चालक बनने के लिए ड्राइवर प्रशिक्षण लेने की इच्छुक महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण का 50% यानी प्रत्येक महिला के लिए लगभग 4800 रुपए परिवहन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। महिलाओं का प्रशिक्षण बुराड़ी, लोनी, सराय, कालेखां और सरकार द्वारा स्थापित इन हाउस ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। पहल के अनुसार सरकार इन कंपनियों में ड्राइविंग रोजगार चाहने वाली महिलाओं के लिए प्रशिक्षण लागत के शेष 50% को प्रायोजित करने के लिए बेड़े के मालिकों और एग्रीगेटर्स को आमंत्रित करेगी। इसका एक मकसद ये भी है कि प्रशिक्षण को पूरा होने के बाद पहल के माध्यम से प्रशिक्षित महिलाओं को इन कंपनियों में गारंटीकृत नौकरी मिल सके। परिवहन विभाग जल्द ही एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा जिसमें योजना के लिए फ्लीट मालिकों, एग्रीगेटर्स और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI मांगी जाएगी और इस तरह की पहल के तहत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या का आकलन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित करना है। विभिन्न मंचों के माध्यम से विभिन्न महिलाओं ने अपनी आजीविका कमाने के लिए टैक्सी ड्राइवरों के रूप में काम करने के लिए अपनी रुचि और उत्साह के बारे में बात की है। इसके अलावा दिल्ली के अपनी कंप्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के संबंध में तेजी से प्रगति की है। दिल्ली सरकार दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर योजना को अपनाने की प्रक्रिया में भी, जिसके तहत कैब एग्रीगेटर्स के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से अपनाने और हिस्सेदारी में बढ़ोतरी को अनिवार्य किया गया है। दिल्ली सरकार में पहले ही दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई पहलों को लागू किया गया है। फरवरी में दिल्ली सरकार ने अपने बस संचालन के भीतर अधिक महिलाओं को ड्राइवर के रूप में भर्ती करने के लिए मापदंडों और पात्रता मानदंडों में ढील दी थी। दिल्ली सरकार ने न्यूनतम ऊंचाई मानदंड 159 सेमी से घटाकर 153 सेमी और महिला आवेदकों के लिए बस चालकों के रूप में शामिल करने के लिए अनुभव मापदंड को 1 महीने तक कम कर दिया था। इस कदम से दिल्ली परिवहन निगम DTC और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम DIMTS में लगभग 7300 बसों में संयुक्त बेड़े में महिला रोजगार के अवसर बढ़े हैं। केजरीवाल सरकार के इस कदम से राज्य के सार्वजनिक परिवहन के भीतर बस चालकों के 15,000 मजबूत कार्यबल के भीतर महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं। और भारत के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा है। अल्वा आज दोपहर 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगी और इससे पहले सोमवार को एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति
के रूप में धनखड़ का निर्वाचन लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचक मंडल में बीजेपी बहुमत में है। संसद सदस्यों की मौजूदा संख्या 780 में अकेले बीजेपी के 394 सदस्य हैं और यह संख्या 390 के बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त से समाप्त हो रहा है और नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान होगा और उसी दिन मतगणना होगी। उधर विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने सोमवार को कहा कि उनकी एनडीए जो कैंपेन है उसका तो मैं मुकाबला करूंगी, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक न्यूज आर्टिकल को ट्वीट करते हुए कहा कि विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष सोनिया गांधी पर चोरी से लेकर साजिश तक की कहानी अपने किताब में लिखी है। उसका समर्थन कर विपक्ष ने कहीं कांग्रेस को पार्टी को चोर तो घोषित नहीं कर दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा पर बात करते हुए कहा कि मार्गरेट अल्वा एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं। साल 1974 से वो लगातार राजनीति में है। वो 5 बार सांसद, 4 राज्यों की राज्यपाल, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और ईसाई अल्पसंख्यक हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 18 पार्टी मिलकर उनका समर्थन करेंगी। और संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। एक बार फिर विपक्ष के आक्रामक रहने के आसार हैं। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल का केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस आज सुबह 10 बजे से ही संसद के बाहर प्रदर्शन करेगी और इससे पहले सोमवार को मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्षी दलों ने महंगाई, दूध और दही सहित कुछ खाद्य पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर लगाए जाने, अग्निपथ योजना और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही में व्यवधान हुआ और कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से संसद सत्र के समय का अधिक से अधिक उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे खुले मन से विभिन्न विषयों पर चर्चा और वाद विवाद करें तथा जरूरत पड़े तो आलोचना भी करें, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान मिल सके। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सबकी कोशिशों से ही सदन चलता है, इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और इसमें कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठक होंगी। और खबरें भी और भी हैं। फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। श्रीलंका संकट पर मोदी सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानिए किन सवालों पर होगी चर्चा। लुलू मॉल विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है। लखनऊ के अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश। सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अग्निवीर बना रहे या जाति वीर। पीडब्ल्यूडी तबादलों में धांधली, मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल पांडे पर गिरी गाज। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को आज लग सकता है बड़ा झटका, 19 में से 12 सांसद शिंदे खेमे में हो सकते हैं शामिल। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब जैसे समृद्ध राज्य में सिखों के धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं। अकाल तख्त का आरोप है कि मिशनरिया परिस्थिति में गोवा से उनका, और साथ ही साथ ये भी कहना है कि देखिए सीमा पर स्थित गांवों में क्रिश्चियन मिशनरियां सिख परिवारों का जबरन धर्म परिवर्तन करा रही हैं। सिख अस्थायी सीट अकाल तख्त के प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने शनिवार को दावा किया कि सिखों का धर्मांतरण एक बड़ी चिंता है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ईसाई मिशनरियों के आसान लक्ष्य हैं। वह हाल ही में सिख युवकों से सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियारों से लैस होने का आह्वान करने के लिए चर्चा में थे। ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भाई तारू सिंह के
शहादत दिवस पर कहा कि पंजाब में धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये चिंता का कारण है। विशेष रूप से गांवों में रहने वाले लोग इन लोगों का आसान लक्ष्य है। वे पैसों के लालच के बदले अपना धर्म परिवर्तित करते हैं। भाई तारू सिंह कठिन समय का सामना करने के लिए दृढ़ रहे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के दौरान अपने बाल काटने और इस्लाम में परिवर्तित होने के बजाय अपना सिर कटा दिया था। जत्थेदार ने आगे कहा कि भाई तारू सिंह युवाओं के रोल मॉडल होना चाहिए। आगे ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि लेकिन दुर्भाग्य से वे फिल्मी नायकों से प्रेरित हुए और सिख धर्म के रास्ते से भटक गए। कई सिख संगठनों ने खासकर ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया है। उनमें से अधिकांश दलित हैं, जिन्होंने अजनाला, मजीठा, डेरा बाबा नानक, फतेहगढ़, चुरियन, बटाला और गुरदासपुर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में ईसाई धर्म अपना लिया है। आफत का ये सैलाब काफी डराने वाला था। तस्वीरें ऐसी थी कि किसी की भी देखकर रूह कांप जाए। पहाड़ी से नीचे की तरफ एक तेजी से आता यह सैलाब जिस रास्ते से गुजरा सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गया। हिमाचल के किन्नौर के सलखर गांव में सोमवार को बादल फटने से सैलाब आ गया। बादल फटने के बाद पहाड़ी के ऊपर से सैलाब जब नीचे पहुंचा तो विकराल हो गया और सैलाब की प्रवाह की आवाज डराने वाली है। किन्नौर के सलखर में बादल फटने के बाद जो सैलाब आया है उससे नदी नाले सब उफान पर आ गए। घर के पास से पानी कितनी तेजी से बह रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब घर को बहा ले जाने पर आमादा हो। पहाड़ी से होता हुआ सैलाब नदी नालों को चीरता जब आगे बढ़ा तो उसके रास्ते में जो कुछ आया वो सब बह गया। सैलाब का प्रवाह कम हुआ तो बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। जिस रास्ते से सैलाब गुजरा वहां सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। सैलाब लोगों के घरों से बीच से होकर गुजरा। समदो चेक पोस्ट से पूह की तरफ करीब 7 किलोमीटर दूर बादल फटा था। कुदरत के इस क्रोध से लोगों के घर बार तबाह हो गए, लेकिन गनीमत रही कि लोगों की जान बच गई। मलबे में सब कुछ जमा सा हो गया है और कई घर पूरी तरह से मलबे में समा गए तो कुछ घरों के भीतर मलबा भर गया। सैलाब के रास्ते आए एक मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां मलबे में दबी हैं। कार, बुलडोजर सब कुछ मलबे में दबा नजर आ रहा है। घरों के बाहर खड़े ट्रक भी मलबे में समा गए। सैलाब के रास्ते जो ट्रक आए वो भी मलबे में दब गए। हालांकि थोड़ी दूर पर खड़े ट्रक बच जरूर गए, लेकिन मलबे की मार उन पर भी पड़ी है। सैलाब तो थम गया, लेकिन लोग अब भी डरे सहमे हैं। पहाड़ों पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं उन पर कुदरत का क्रोध न टूटे। और बढ़ती हुई महंगाई की मार के बीच हमारी रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों पर जीएसटी लगाकर सरकार ने दोहरी मार की जो चाबुक मारा है उसे दर्द का एहसास भले ही कुछ दिन बाद हो, लेकिन होगा तो जरूर। बेशक बड़े पूंजीपति लोगों को इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन देश की आबादी में बड़ा हिस्सा रखने वाले मध्यम वर्ग के लिए ये एक बहुत बड़ी चोट है। इस चोट के दर्द को समझने वाले विपक्ष की आवाज भी अब उतनी नहीं रही कि सरकार उस पर कुछ गौर करे। लिहाजा ऐसे माहौल में अपनी ही सरकार के खिलाफ बेखौफ होकर आम जनता के पक्ष में आवाज उठाने वाले बीजेपी के युवा सांसद वरुण फिरोज गांधी की तरफ ना की जाए तो और क्या करना चाहिए। सोमवार यानी 18 जुलाई से केंद्र की मोदी सरकार आटा, चावल, दही, पनीर जैसी अनेक वस्तुओं को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में ले आई है, जो अभी तक इससे बाहर थी। साल 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को यह भरोसा दिलाया था कि इसके लागू होने से लोगों को राहत मिलेगी और इससे व्यापारियों को भी आफत नहीं होगी। लेकिन जाहिर है कि जीएसटी काउंसिल की तमाम सिफारिशों को मानकर उन्हें लागू करने के सरकार के इस फैसले से आने वाले दिनों में महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी ही। होना तो ये चाहिए था कि खान पान की जरूरी वस्तुओं को इसके दायरे में लाने से सरकार परहेज करती और जिन वस्तुओं पर पहले 12% जीएसटी लगता था उन्हें 18% तक बढ़ाने की सिफारिश को सरकार एक झटके में ही ठुकरा देती। लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया के किसी भी देश की सरकार हो वो एक चतुर कारोबारी से किसी भी मायने में कमतर नहीं होती है, जिसका मकसद 1 रुपया भी गंवाए बगैर पहले अपनी तिजोरी भरना ही होता है। राजनीतिक व्यवस्था में अगर दूसरे कड़वे सच की बात करें तो दुनिया के तमाम दार्शनिक इस सच की मुनादी कई बार कर चुके हैं कि जिस भी देश में विपक्ष कमजोर होता है वहां का लोकतंत्र बेहद तेजी के साथ निरंकुशता की तरफ बढ़ने लगता है। हमारे विपक्षी दल पिछले कुछ बरस से सरकार पर यही आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष को विश्वास में लिए बगैर सबसे अहम फैसले भी मनमाने तरीके से ले रही है। और लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि इसके लिए बड़ा कसूरवार कौन है।
राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा को लेकर हुई घटना की एक तस्वीर बिहार में भी देखने को मिली। मामला सीतामढ़ी का है, जहां एक युवक को नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर कुछ युवकों ने चाकू मार दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना 16 जुलाई की बताई जा रही है और इस मामले में घायल युवक और उसके पिता का बयान कुछ और है, जबकि पुलिस ने FIR से नुपुर शर्मा का नाम हटा दिया है। पिता ने आरोप लगाया कि नुपुर शर्मा का नाम हटाने को कहा गया था। इसके बाद पुलिस ने आवेदन लिया है। घटना सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के नानपुर गांव की बताई जा रही है। जख्मी युवक अंकित झा नानपुर गांव में पान खाने के लिए पान की दुकान पर आया था। इस मामले में पीड़ित अंकित झा ने बताया कि उसने अपने फोन में नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाया था और उसे देख रहा था। इतने में ही पीछे से कुछ युवक आए, पूछने लगे क्या देख रहे हो। इस पर अंकित ने कहा कि वो नुपुर शर्मा का सपोर्ट करेगा। इतने में ही हाथापाई शुरू हो गई और अंकित का कहना है कि वो लोग 3 से 4 लोग थे। इतने में एक युवक ने सिगरेट का धुआं उसके मुंह की ओर फेंका। ऐसे में बात बढ़ती गई और फिर उन लोगों ने 5-6 बार चाकू मार दिया। इसके बाद एक युवक जो पल्सर के साथ था उसने उन लोगों ने पकड़ लिया। इतने में फिर 25-30 मुस्लिम लोग आए और उसे बचाकर लेकर चले गए। इसके बाद अंकित को अस्पताल लेकर लोग चले आए। पुलिस सिर्फ हमसे साइन करवाने के लिए आई थी। घटना को लेकर अंकित के पिता मनोज झा ने थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें नानपुर गांव के गोंडा उर्फ गुलाबी रब्बानी, मोहम्मद निहाल, मोहम्मद हिलाल, मोहम्मद बिलाल सहित 5 अज्ञात को आरोपित किया है। पिता ने यह भी आरोप लगाया कि उनका आवेदन तब लिया गया जब कहा गया कि आवेदन में नुपुर शर्मा का नाम नहीं आना चाहिए। पिता और पीड़ित ने मांग की है कि उन लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। विमान को ST इंजीनियरिंग और एयरबस ने अपने ज्वाइंट वेंचर के तहत डिजाइन किया है। प्रधान एयर एक्सप्रेस के CEO और संस्थापक निपुणानंद ने कहा कि हम भारत में अपना पहला विमान प्राप्त करके काफी खुश हैं। एक नैरो बॉडी मालवाहक विमान के साथ भारत की पहली एयरलाइंस के निर्माण के लिए बड़े विजन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ना वास्तव में खास है। जबरदस्त क्षमता है। यह A320 P2F एयरक्राफ्ट अपने मेन डेक में 10 कंटेनरों और एक पैलेट पोजीशन और निचले डेक में 7 कंटेनर को अपने अंदर रख सकता है। यह 21 टन का भार उठा सकता है। इस विमान का ये 21 टन का भार उठा सकता है और इस विमान में 85% भंडारण क्षमता है। जल्द मिलेगा दूसरा विमान। और संस्थापक निपुणानंद ने यह भी कहा कि इस साल के अंत तक एक और दूसरा विमान भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसे आगे बेड़े के विस्तार की योजना है। भारत में पहले से चल रहे एयरबस PFT प्लेटफॉर्म A330 और 300 P2F, A330, 220 P2F और A321 P2F के साथ अब यह भी कार्य शुरू करेगा। ये एयरक्राफ्ट क्रमशः 2017, 18 और 2020 में डिलीवर किए गए थे। कंपनी जल्द ही दूसरा विमान भी लाने की योजना बना रही है। यहाँ मिली सेवाएं। दिल्ली स्थित कंपनी ने इस महीने मालवाहक हवाई सेवाओं का संचालन करने के लिए नागर उड्डयन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। प्रधान एयर ने घोषणा की थी कि एयरलाइंस इस साल तक परिचालन शुरू कर देगी। 21 टन पेलोड क्षमता वाला कार्गो विमान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर सेवाएं देगा। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।